सो अनदर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें यहां पे बेटा, तो ये आता है एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बेटा और किस टाइप से ये रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, तो वो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो अगर मैं पहले आपको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो देखो हमारी बॉडी में जो भी कोई भी ऑर्गन है, अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गन का, या अगर मैं बात करूं अपनी स्किन का, तो ये सब चीजें जो है ना बेटा एक टिश्यू से कवर्ड है, एक ऐसे टिश्यू से कवर्ड है जो सभी टाइप के ऑर्गन्स या हमारी स्किन, इन सबको क्या कर रही है बेटा, प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। मतलब कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है बेटा ऑर्गन होता है, लेट्स से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, तो अब जो हार्ट है हमारा, तो उसको अगर मुझे कवर करना है, अगर मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी चीज उसके अंदर ना चली जाए, कोई भी चीज उसके बाहर ना आ जाए, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, एक एक्स्ट्रा बाहर कवरिंग होती है, जो किस टिश्यू से होती है, उस टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से हमारी किडनी हो गई, या किडनी के अंदर हमारे पास कुछ मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि आप 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे। तो ये सबकी कवरिंग हो गई, या हमारा जो ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस क्या होता है, जो हमारा फूड पाइप होता है, उसके अंदर की जो लाइनिंग होगी, देखो जो चीज बाहर से बाहर एक्स्ट्रा लेयर करती है ना, उसको हम कवरिंग बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है ना बेटा लेयर, उसको हम लाइनिंग बोलते हैं, लाइनिंग। तो ये लाइनिंग हो गई या कवरिंग होगी किसी भी ऑर्गन को लेके, या किसी भी और चीज को लेके, तो वो सारी चीजें कौन करता है बेटा, वो सारी चीजें करता है एपिथेलियल टिश्यू। अब हमें इसी को यहां पे करना है, और इसके भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं जो हमें यहां पे कवर करने होंगे। तो देखते हैं एक एक करके इन सभी बातों को यहां पे रीड करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, कह रहे द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। कह रहे कवरिंग बोल लो या प्रोटेक्टिव बोल लो, मतलब ऐसे टिश्यू जो एनिमल बॉडी को कवर करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, उन टिश्यूज को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। कह रहे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है ना, मोस्टली सभी ऑर्गन्स को, या हमारी बॉडी में जितनी भी कैविटीज है, कैविटीज का मतलब क्या होता है बेटा, कैविटीज का मतलब होता है जहां पे खाली जगह होती है, जहां पे खाली स्पेस होता है, तो उन सबको ये एपिथेलियल टिश्यू ही क्या करता है बेटा, कवर करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और ये क्या करता है बेटा, ये दो अलग अलग, जैसे कि मान लो दो अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये दोनों सिस्टम को भी सेपरेट कौन करता है, ये एपिथेलियल टिश्यू ही करता है अपनी कवरिंग से, ताकि ये दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को एक तरीके से कह दे कि डिस्टर्ब ना करे। तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है इनको सेपरेट करके रखता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, एक एक करके समझते हैं। द स्किन, जैसे कि हमारी स्किन हो जाए, जैसे मान लो ये आपका हैंड है, तो अब हाथों के ऊपर आपकी स्किन है, चाहे ये हो जाए, या लाइनिंग ऑफ द माउथ, आपका जो माउथ है, जैसे जो मुंह है, उसके अंदर लाइनिंग होती है, उसके अंदर एक कवरिंग होती है अंदर से। मैंने आपको अभी बताया, देखो जब बाहर से किसी चीज को हम ढकते हैं ना, तो वो कवरिंग होती है, और जब अंदर से उसको कवर करते हैं, अंदर से, तो उसको लाइनिंग बोलते हैं, लाइनिंग। ठीक है, तो कह रहे हैं कि माउथ के अंदर की लाइनिंग हो जाए, या फिर ब्लड वेसल की लाइनिंग हो जाए। ब्लड वेसल का मतलब होता है बेटा जो आपके हाथों के अंदर या बॉडी के अंदर जो नसें होती है ना, जिसमें से ब्लड सर्कुलेट करता है, जिसको हम वेन्स भी बोलते हैं, तो वेन्स हो जाए, या लंग्स, एल्वियोली, लंग्स के अंदर एक एल्वियोली होता है बेटा, एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जैसे हमें इतना तो पता है बेटा कि लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, बट वो लंग्स के किस पार्ट में होती है उसको बोलते हैं एल्वियोली। तो एल्वियोली हो जाए, या फिर किडनी ट्यूबल्स हो जाए। किडनी ट्यूबल्स मैंने अभी आपको बताया, किडनी ट्यूबल्स जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, जो आप 10th क्लास में सीखोगे, तो चाहे वो हो जाए। ये सबके सब किससे बनी हुई है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू से ही बने हुए हैं, या फिर आप ऐसा कह लो कि इन्हीं से ढके हुए हैं। देन कह रहे बेटा एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। क्या मतलब है इसका, देखो आपको ये तो पता है बेटा जो टिश्यू होते हैं वो किससे बनते हैं, वो सेल से बनते हैं, यानी कि जब सेल आपस में कनेक्ट करेंगे तो टिश्यू बन जाएंगे। तो अब ये सेल्स जो ना आपस में इस तरीके से अटैच होते हैं बेटा कि इनमें कोई भी स्पेस नहीं होता, इनमें कोई भी स्पेस नहीं होता, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, और ये कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। कंटिन्यूअस शीट का मतलब होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक सेल यहां पे है तो दूसरा सेल इसके साथ होगा, दूसरा सेल यहां हो गया,
फिर तीसरा सेल यहां हो गया, चौथा यहां। तो देखो ऐसे ये लेयर बनाते हैं, एक कंटिन्यूअस लेयर बनाते चलते हैं। तो ये आपको यहां पे बोलना चाह रहे हैं। देन क्या बोल रहे हैं, देन कह रहे हैं दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। कह रहे हैं ये जो दो सेल आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो इनके बीच में कुछ सब्सटेंस होता है, कुछ मटेरियल होता है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल क्यों बोला जा रहा है इसको? देखो सीमेंट होता है ना, सीमेंट जो हम अपने घर को बनाने में यूज करते हैं, जिसमें दो ब्रिक्स, दो ईंटें जब आपस में जोड़नी होती है तो इसके बीच में हम सीमेंट लगा देते हैं ताकि ये दो दीवारें आपस में जुड़ जाए और बीच में कोई भी गैप ना रहे। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं कुछ सीमेंटिंग मटेरियल से, ताकि इनके बीच में कोई भी खाली स्पेस ना रह जाए। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium। और आपको एक और चीज क्लियर करना चाह रहे हैं बेटा कि जहां जहां भी एपिथेलियम टिश्यू आपको मिलेगा, अगर उस ऑर्गन से या उस जगह से कोई भी चीज अंदर जानी है या बाहर जानी है तो उसको एटलीस्ट एक लेयर ऑफ एपिथेलियम से तो क्रॉस होना ही पड़ेगा। अब ये वाली बात क्यों बोल रहा है वो अभी थोड़ी देर में आगे जाके आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? अभी थोड़ी देर में आगे आएगी तो वहां से मैं आपको रिलेट करूंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है कि कम से कम एक लेयर तो होनी ही चाहिए, ठीक है? तो अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लो ये एक ऑर्गन है और इसके ऊपर जो है एक एपिथेलियम टिश्यू की लेयर है, ठीक है? तो अगर इसके अंदर कोई सब्सटेंस है जो कि बाहर जाना चाहता है तो उसको ये ब्लैक वाली जो एपिथेलियम टिश्यू है इससे एक बारी तो क्रॉस होना ही पड़ेगा कम से कम। या अंदर कोई सब्सटेंस है बाहर कोई सब्सटेंस है जिसको अंदर आना है तो अगेन उसको एक लेयर से तो निकलना ही पड़ेगा कम से कम। अब यहां पे क्या एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती है? तो यस, कुछ कुछ जगहों पे एक से ज्यादा लेयर भी होती है जो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? As a result, the permeability of cell of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different part of the body। तो कह रहे हैं इसका मतलब एक सेल के अंदर कितनी परमेबिलिटी होगी। परमेबिलिटी को आप एक तरीके से मान सकते हो परमिशन, परमिशन कितनी परमिशन होगी अंदर जाने की या अंदर से बाहर आने की, वो एक सेल की परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। यानी कि एक सेल है जिसके ऊपर एक एपिथेलियल टिश्यू है, अब इसमें से कितना सामान बाहर जा सकता है या बाहर से अंदर आ सकता है वो इस सेल की परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो इजीली सामान अंदर या बाहर हो जाएगा, और अगर इसकी परमेबिलिटी कम होगी तो फिर सामान को अंदर या बाहर जाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। फिर कुछ सेलेक्टेड सामान ही अंदर जा पाएंगे, सारे सामान अंदर नहीं जा पाएंगे। देन आगे क्या बोल रहे हैं? Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। वो कह रहे हैं regardless of the type। अब देखो यहाँ पे ना एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है? वो कह रहा है टाइप कोई भी हो, लेकिन सब में जो एक चीज कॉमन रहने वाली है ना वो ये रहने वाली है कि सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू ना एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से के अंडरलाइन होते हैं। मतलब कि एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसा कोई सब्सटेंस होता है। हर टाइप के एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपको ये चीज दिख जाएगी। जैसे कि एक बार मैं आपको दिखाता हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली बात को। अगर आप बेटा यहाँ पे डायग्राम से देखो तो ये मेरे पास एक स्क्वाज़मस एपिथेलियम टिश्यू है। आप देखो इसके नीचे ब्लू कलर का ये प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, यही तो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखो आपको इस स्क्वाज़मस एपिथेलियम टिश्यू के नीचे भी मिल जाएगा ये। फिर अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले तो आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वाज़मस एपिथेलियम टिश्यू के नीचे भी ये देखो ये ना मिल रहा ब्लू वाला, ठीक है? ये आपको मिल गया प्लेटफॉर्म जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फाइब्रस बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर अगर हम क्यूबॉइडल वाले की बात करें तो देखो इसके नीचे भी आपको ये मिल रहा है कॉमन। और अगर हम लास्ट वाला जो है हमारे पास सिलिएटेड वाला या कॉलमनर सिलिएटेड वाला, तो इसके नीचे भी आपको ये मिल रहा है कॉमन। तो सारे के सारे टाइप के अगर आप एपिथेलियल टिश्यू को उठा के देखो तो सब में जो एक चीज कॉमन आ रही है वो आ रही है बेस, आपके पास यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सभी में कॉमन है। उस डायग्राम को देखने के बाद बेटा अब यहाँ पे लाइन को हम दोबारा से रिपीट करते हैं। कह रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रासेल्युलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। कह रहे हैं टाइप कोई भी हो लेकिन सभी एपिथेलियम टिश्यू जो है ना वो किसके अंडरलाइंग होते हैं बेटा? तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन या फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आप कह सकते हो कि वो लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर दिखा दिया।
सो बेटा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम टिश्यू आने वाले हैं, जिसमें क्या बता रहे हैं आगे, कह रहे हैं डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। तो कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एपिथेलिया है। एपिथेलिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है एपिथेलियम की, ठीक है, जो कि आपको फिगर 6.9 में देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे इनके, और इनके यूनिक फंक्शंस जो है इन्हीं स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते होंगे, यानी कि जैसा इनका स्ट्रक्चर होगा वैसे इनके फंक्शंस होंगे, जो कि अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहे हैं इन सेल्स लाइनिंग बॉडी vessel or lungs alveoli where transportation of substance occur through a selectively permeable substance, there is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. तो क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, वापस चलते हैं पीछे और फिर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, आपको कह रहे हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें ब्लड वेसल की, अब ब्लड वेसल क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल होती है वेन्स यानी कि नसें। तो अगर ब्लड वेसल की लाइनिंग की बात करें या एल्वियोली के जो लंग्स के अंदर एल्वियोली है उसकी लाइनिंग की बात करें, तो कह रहे हैं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना वो सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस से होती है, यानी कि यहाँ पे जो चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी वो सिलेक्शन के साथ होगी, मतलब सिलेक्टेड चीजें ही अंदर जाएंगी और सिलेक्टेड चीजें ही बाहर जाएंगी। तो इसलिए यहां पे जो एपिथेलियम टिश्यू आपको देखने को मिलता है ना, उस एपिथेलियम टिश्यू को बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू हम इसको बोलते हैं। आगे बता रहे बेटा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। अब कह रहे जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना ये बहुत ही थिन होता है। अब आप देख सकते हो, ये देखो ये रहा इसका डायग्राम, कितना ज्यादा थिन है, कितना ज्यादा पतला है और एकदम फ्लैट है। फ्लैट जैसे फ्लैट होता है ना, ऐसे नहीं है, कर्व नहीं है, फ्लैट है, एकदम फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। और इसकी जो लाइनिंग होती है ना वो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है। The oesophagus and the lining of mouth are also covered with squamous epithelium. अब यहां से एक और आपका पॉइंट आ गया कि और ये कहां मिलेंगी, और स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू आपको कहां मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे बेटा ओएसोफेगस यानी कि आपके फूड पाइप के अंदर, और लाइनिंग ऑफ द माउथ, आपके माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है उसमें भी आपको ये मिलेंगे, यानी कि जो लाइनिंग है वो इसी से बनी हुई है। फिर कह रहे द स्किन which protect the body is also made up of squamous epithelium. यहां तक कि जो आपकी स्किन है ना वो भी squamous epithelium से बनी हुई है। बट अब यहां पे एक पॉइंट आता है, पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा था जहां पे उसने बोला था कि जो अगर आपको कोई भी चीज अंदर या बाहर भेजनी है ना तो आपको एटलीस्ट एक एपिथेलियम टिश्यू से तो उसको पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला था कि इसका क्या मतलब है, इसको हम आगे जाके समझेंगे। तो देखो अब यहां पे वही वाला पॉइंट आने वाला है, क्या लिखा है, कह रहे द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारी जो स्किन है ना वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। बट अब आप में से किसका एक डाउट आ सकता है कि सर अभी तो हमने पढ़ा कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ये तो बहुत ही फ्लैट होता है और बहुत ही थिन होता है, और हमारी जो स्किन होती है वो तो थोड़ी सी मोटी होती है, मतलब ताकि अगर वो इतनी पतली हो जाएगी, अगर हमारे हाथों की स्किन बेटा इतनी पतली हो जाएगी फिर तो जरा सा कट लगेगा और खून ही खून बाहर निकलता रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, अगर आपको जरा सा कट लगता है तो उस केस में आपका ब्लीडिंग नहीं होता इतना इजीली। तो फिर ये तो कह रहे हैं कि हमारी स्किन को जो प्रोटेक्ट करने वाला जो टिश्यू है वो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो देखो अब यहां पे क्या होने वाला है, कह रहे स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो अब जो स्किन के अंदर एपिथेलियल सेल होता है ना या टिश्यू होता है, ये जो स्क्वैमस वाला वो एक लेयर नहीं होती, वो मल्टीपल लेयर्स होती है। मतलब कि इस स्क्वैमस एपिथेलियम का ये जो है इसकी मल्टीपल लेयर्स ना हमारी स्किन के ऊपर होती है ताकि इजीली वियर एंड टियर ना हो सके। वियर एंड टियर का मतलब होता है बेटा आसानी से कट वगैरह ना लग सके और कट लग के उसमें से ब्लीडिंग ना हो सके, इतना इजीली नहीं होता। तो यहां पे ये वही वाली बात होगी कि पीछे उसने बोला था कि कम से कम एक लेयर से तो वो पास हो गई होगा। तो यस बेटा कम से कम एक, वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती है एपिथेलियल टिश्यू की, जैसे कि हमारी स्किन के अंदर होती है। स्किन को अगर आप देखो तो अगर आपके स्किन में कहीं ना कहीं हाथों में हर रोज जो है ना, हर रोज नहीं मतलब कभी कभार जो है कट लगते रहते होंगे, बट ऐसा तो नहीं कि उन कट में से हर टाइम खून निकलता रहता होगा, ऐसा नहीं है। क्यों होता है ऐसा, मतलब क्यों नहीं निकलता खून कट लगने के बावजूद भी, क्योंकि ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम की ना मल्टीपल लेयर्स ना आपकी स्किन पे लगी हो रखी होती है, इसलिए नहीं लगता। अब कह रहे सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, अब क्योंकि ये बेटा लेयर्स के पैटर्न में अरेंज होते हैं
इसलिए द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैज़मस एपिथेलियम। इसलिए इस टाइप के स्क्वैज़मस एपिथेलियम को ना हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैज़मस एपिथेलियम भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट में हमें बता रहे हैं वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां पे कह रहे हैं जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, आपको छोटी क्लासेस में बेटा आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कहने को वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में वो स्मॉल है बट एक्चुअल में उसका साइज लार्ज होता है। ठीक है, तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं बेटा, उनकी जो इनर लाइनिंग होती है, उस इनर लाइनिंग से ना कुछ चीज सेक्रीट होती रहती है और कुछ ना कुछ चीज एब्जॉर्ब होती रहती है। अब ये क्या चीज सेक्रीट करता है और क्या चीज एब्जॉर्ब करता है, इसको डिटेल में आपने सीखना है 10th क्लास में, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बेटा आइडिया देता हूँ कि क्या चीजें होता है बेटा। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा, वहां पे क्या होता है, कुछ केमिकल्स सेक्रीट होते हैं और वो केमिकल्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। सेम विद यहां पे इसी लाइनिंग में यहां पे जो भी फूड डाइजेस्ट होता है ना, वो यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज करता है, प्रोटीन रिलीज करता है और फैट रिलीज करता है। और ये सारी चीजें ना, ये जो इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, वो एब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। मतलब कि ये लाइनिंग ही कुछ चीजें सेक्रीट कर रही है जो फूड को डाइजेस्ट करवा रही है, और यही लाइनिंग से कुछ चीजें एब्जॉर्ब भी हो रही है, यानी कि कुछ चीजें अंदर भी जा रही हैं। और वो चीजें अंदर क्या जा रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स वगैरह। तो इन जगहों पे हमारे पास जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ना, या सेल होते हैं, वो टॉल नेचर के होते हैं, यानी कि साइज में बड़े होते हैं। दिस कॉलमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये किस टाइप के एपिथेलियम होंगे, ये होंगे कॉलमनर एपिथेलियम, जो यहां पे क्या करेंगे बेटा, ये देखो दिखाता हूं मैं एक बारी, ये रे कॉलमनर एपिथेलियम, ये देखो बड़े बड़े टॉल जैसे है ना, जैसे बिल्डिंग होती है ना बड़ी बड़ी टॉल, तो इस जैसे टॉल आपको ये एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिल जाएंगे जो इजीली चीजों को मूव करवाएंगे। अब देखो यहां पे आगे क्या लिखा है, अब कह रहे हैं यहां पे इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आल्सो हैज सीलिया which are hair like projection on the outer surface of epithelium tissue। अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो कह रहे हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, जहां से रेस्पिरेशन होता है ना, मतलब जो जिस रास्ते से रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि गैसेस को एक्सचेंज करना और म्यूकस वगैरह को मूव करवाना, तो वो सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है। अब वो कह रहे हैं कि इस ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है, वहां पे हमें कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू मिल जाते हैं, और उन कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की बॉडी पे सीलिया भी लगा होता है। अब ये सीलिया क्या होता है, ये सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी कि बालों की तरह, और ये क्या करता है, ये म्यूकस को मूव करवाता है। म्यूकस होता है ना बलगम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में म्यूकस, जैसे जब हमें कोल्ड हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर बलगम बनती है, जिसको हम साइंस में बोलते हैं म्यूकस। तो ये सीलिया जो है ना, उस म्यूकस को मूव करवाता है, उस म्यूकस को मूव करा के हमारी जो भी अंदर प्रॉब्लम है उसको क्लियर करता है, यानी कि जो भी बलगम है उसको क्लियर करता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। अब ये कैसा होता है या कहां कैसा दिखता है, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। देखो मान लो आपकी क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जहां से आपकी गैसेज एक्सचेंज होगी। अब इसकी लाइनिंग पे क्या लगा होगा बेटा, सीलिया। तो देखो यहां पे मैं इसकी थोड़ी सी लाइनिंग बना देता हूं। ये तो पहले आपका हो गया एपिथेलियम टिश्यू, और ये टिश्यू कैसा है, यहां पे आपको मिलेंगे बड़े बड़े कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब कि बड़े बड़े ऐसे कॉलम की तरह। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं थोड़े छोटे छोटे बना रहा हूं, बट आप समझ लेना कि ये बड़े बड़े होंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे पिलर की तरह खड़े होंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि वैसे तो ये नॉर्मल इस तरीके से होते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जहां पे कुछ चीजें मूव करवानी होती है, वहां पे ये स्पेशल होते हैं, और इनके ऊपर सीलिया लगा होता है। सीलिया मतलब ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, देखो ऐसे जैसे बाल होते हैं ना हमारे सिर पे ऐसे करके देखो हेयर लाइक प्रोजेक्शन यहां पे इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने जल्दी यहां पे बना देता हूं इस तरीके से। अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे जो हमारे अंदर बेटा म्यूकस होगा, लेट्स से म्यूकस है, ये हमारी बलगम है, ठीक है, ये म्यूकस है, तो ये म्यूकस को ये जो सीलिया है ना इजीली पास करवा देगा। मतलब कि जहां से भी जिस भी रास्ते में जाना होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अब मैंने तो ऐसे रैंडम बना लिया, जिस भी डायरेक्शन में जाना होगा ये सीलिया इसको पास करवा देगा। कि इस टाइप का जो एपिथेलियम होता है ना, इसको हम बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब
कि कॉलमनर एपिथेलियम का भी एक टाइप आ गया, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब कि ऐसा कॉलमनर एपिथेलियम जिसके ऊपर सीलिया लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। लास्ट आता है बेटा हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम, which cube shaped cells form the lining of kidney tubules and duct of salivary glands where it provides mechanical support। अब कह रहे हैं कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कहां मिलेंगे, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक तो आपको किडनी के ट्यूबल्स में मिलेंगे। मैंने आपको बताया है बेटा किडनी के ट्यूबल्स को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे, बट स्टिल मैंने आपको एडवांस में बता दी है कि किडनी ट्यूबल्स क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है, यानी कि किडनी के अंदर जो आपकी किडनी होती है ना, जैसे हमारी बॉडी में दो किडनियां होती हैं, तो उस किडनी के अंदर ट्यूब्स होती हैं बड़ी सारी, वो ट्यूब्स को बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो उसकी लाइनिंग हो गई, या फिर सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स तो बेटा हमारे मुंह में होता है ना स्लाइवा, आपको पता है हमारे माउथ में स्लाइवा होता है जिसको हम लार बोलते हैं। तो ये लार या स्लाइवा आता कहां से है, तो हमारे माउथ के अंदर ना ग्लैंड्स होते हैं कुछ जो इस स्लाइवा को बाहर निकालते हैं, तो वहां पे भी आपको ये लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। और ये क्या करती है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन करने में हेल्प करती है। ये इन दोनों को, यानी कि किडनी ट्यूबल्स को भी और सेलिवरी ग्लैंड्स को भी अपना अपना फंक्शन करने में सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। आगे क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल which can secrete substance at the epithelial surface। अब क्या बोल रहा है, ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान समझना है। कह रहे कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ग्लैंड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, कुछ एपिथेलियल सेल बोल लो या मल्टीपल सेल को हम टिश्यू बोलते हैं, तो कुछ एपिथेलियल सेल जो है वो ग्लैंड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ग्लैंड सेल का काम क्या होता है बेटा, ग्लैंड सेल्स जो है ना बड़े सारे हार्मोन्स वगैरह या अलग अलग केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहां पे यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एपिथेलियल सेल होते हैं जो टाइम के साथ साथ ग्लैंड सेल की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको एक्वायर कर लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो ना सिक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, ये इसी टाइप के जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कुछ ऐसे टाइप के एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं जो ग्लैंड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लैंड सेल की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं। सेक्रीट का मतलब है बाहर निकालना, जैसे कि हार्मोन्स या केमिकल्स वगैरह, इन सब चीजों को बाहर निकालते हैं। इसी टाइप के एपिथेलियम को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और एक लाइन बीच में मैंने अभी स्किप करी थी, उसको भी पढ़ते हैं। कह रहे समटाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू folds inward and a multicellular gland is formed। और कह रहे कई बार तो जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बना देते हैं। मल्टी सेल्यूलर मतलब जिसमें बड़े सारे सेल्स मिलके उस ग्लैंड को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक नॉर्मल एपिथेलियम टिश्यू है फ्लैट इस तरीके से, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ एपिथेलियम टिश्यू ना अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं तो उससे ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स बना देते हैं और इनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। और इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू भी यहां पे कंप्लीट होता है।